178 members recorded their votes in favor of the resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक फताफी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने असद कैसर साहब की स्पीकर असद कैसर साहब ने जो जब एतमाद का वोट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हासिल कर लिया, उसके बाद अनाउंस किया और जो एक जोशो खरोश में नज़र आया, इससे पहले थोड़ा सा जाएँ तो जो कुछ सेनेट में हुआ, जिस तरह से सेनेट इंतखाबात में अखलाकियात का जनाजा निकाला गया, जिस तरह की वीडियोज़ आई, ऑडियोज़ आई और तमाम इशारे जो है वो पहले हमें मिलते रहे, उसके बाद जो नताइज आए उससे सारी चीजें वाजे हो गई। इससे पहले कि ऑपोजिशन या पीडीएम कोई और अपनी मूव जो है वो दिखाती, उससे पहले जिस तरीके से वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जवाब दिया, बड़ा पुरएतमाद और अखलाकी जुर्रत का जो मुजाहिरा किया और उन्होंने अज खुद एतमाद का वोट जो है वो हासिल करने का फैसला किया। और फिर आज हमने देखा कि पहले से भी ज्यादा वोट्स जो हैं वो उन्होंने हासिल किए, यानी पहले से भी ज्यादा हिमायत और एतमाद जो है वो उनको मिला। 2018 के जो 176 के मुकाबले में इस मरतबा 178 वोट्स जो है वो उन्होंने हासिल किए। सेनेट इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, जो नताइज आए और फिर उसके बाद हमने आज जो एक गैर जमहूरी रवैया देखा पीडीएम का कि उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की, इसका बायकॉट किया, इस तमाम तर सूरत हाल का आने वाले दिनों में मुल्की सियासत के ऊपर क्या असर होगा, क्या असरात होंगे, आज हम इस सवाल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है असेंबली के अंदर, उस गुफ्तगू में से इंतहाई अहम हिस्सा जो है वो आपको सुनाते हैं, जरा ये सुनिए। ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं ये एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। बीमारी कुछ और है। इखलाकी तौर पे हमारी कौम को तबाह किया है, फिर माशी तबाही आती है। आज मुझे एक मुल्क का बता दें जिसकी इखलाकियात ऊपर हो, जिनके मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर हो और वो गरीब हो। एक मुल्क मुझे बता दें, और कोई मुल्क मुझे बता दें जितना मर्जी पैसा हो, वसाइल हो, सब कुछ हो, लेकिन वहां की भी जो लीडरशिप करप्ट हो, वो मुझे बता दें कि उसमें खुशहाली हो। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है। माशरे की अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए कि जो करप्ट आदमी हो शक्ल ना दिखा सके पब्लिक के अंदर। गुफ्तगू आपने सुनी। फ़ारूक, आज की जो कामयाबी है अखलाकी तौर पे, कानूनी लिहाज से और नफ्सियाती जो एक बर्तरी हासिल हुई है, ये गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉन्फिडेंस में आगे चल के कितना इसमें हमें नजर आएगा इजाफा? माशाल्लाह वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस में कभी कभी कोई कमी नहीं रह गई, लेकिन आज के दिन हुकूमत को सामने रखते हुए और हुकूमती इक़दामात को सामने रखते हुए आज का दिन जो है वो इम्पोर्टेंट था कि एक साइड पे तो आपने जो चाल थी आपके खिलाफ चली उसको ज़ाय कर दिया। दूसरा, आपके जो बयानिया था उसकी फतह का दिन था और जो ओपोनेंट्स थे उनके बयानी को शिकस्त हुई। कैसे? आप वो कहते थे वोट को इज्जत हो, आपने दिखा दिया कि वो वोट खरीद रहे हैं और वोट डिस्ट्रॉय करने का तरीका बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे आप कहते थे कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो उसमें करप्शन पॉसिबल है, और वो हमने देख लिया, करप्शन हुई, उसके वीडियोस आ गए, उसके ऑडियो आ गया। फिर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी ये जो हमने टिकटों का वादा किया था। अब ये सारी की सारी चीजें कंस्टिट्यूट करती हैं अच्छी खासी बड़ी वॉयलेशन को। तो आज के दिन मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब की तकरीर भी बनती थी, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी अच्छा हुआ और इससे ठप्पा लग गया हुकूमत के नैरेटिव को। बिल्कुल ऐसा ही। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ आवान साहब। बहुत शुक्रिया अली नवाज़ साहब आपके वक्त के लिए। अली साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो अखलाकियात के हवाले से बात कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है अखलाकियात का, जिस तरह से जनाजा निकाला गया इन इलेक्शंस के दौरान और इससे पहले भी हमें अच्छी तरह से पता है कि किस किस्म की प्रैक्टिसेस होती रही हैं, और उसके बरक्स बड़े डिटाई के साथ खुलेआम एतराफ़ हो रहा है दूसरी तरफ से।
चाहे मरियम बीवी कर रही हो, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग कर रहे हो, ये क्या जो हम बात करते हैं अखलाकियात की, ज़मीर की, या इन तमाम चीज़ों की शर्मिंदगी की, वो ख़त्म हो चुकी है हमारी सियासत से? मसला ये होता है कि ये हमेशा से इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पीटीआई इमर्ज की है। देखे ना, पूरे इस रीजन के अंदर 2 पार्टी सिस्टम था। ये पहली दफा हुआ है कि इस रीजन के अंदर 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक हुआ है और एक नई पार्टी आई है, वो इमर्ज की है और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हुकूमत है। वो उसी मुनाफकत की पॉलिसीज को लोगों ने धुतकारा है, लोगों ने रद्द किया है, और उसी पॉलिसीज की वजह से जिसमें कहा जाता है कि अच्छा अच्छा हापा, गंदा गंदा थू थू। आप ये देख लें कि जिन इखलाकियात की ये बात कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड तरीके हिसाब से कर रहे हैं। वो कभी वो पैरामीटर्स कभी अपने ऊपर आजमाने को तैयार नहीं है। मैं आपको ले जाता हूँ 1977 के इलेक्शन, जब भुट्टो साहब दूसरा इलेक्शन लड़े थे और उनकी गर्दन में इतना ज्यादा सरिया था कि वो कहते थे कि मेरे मेन कैंडिडेट्स और मेरे खिलाफ कोई बंदा पेपर जमा कराए, और उस बेस पे जिन लोगों ने कराए उनको अगवा कर लिया। उसके बाद आप चले जाए छांगा मांगा की सियासत ले लें कि पूरे पूरे एमएनएस को ही अगवा कर लिया जाता, पूरे पूरे एमपीएस को ही अगवा कर लिया जाता। उसके बाद आप चले जाए कि जो पिछली रजीम गुजरी है पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक, काफ लीग के पूरा एक ग्रुप को उनके खिलाफ खड़ा करके पूरे 5 साल हुकूमत की गई। इनकी अच्छी बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी के, ये इखलाकियात टाइम और ग्राउंड हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं और हम इसी बेस पे सियासत कर रहे हैं, और यही हमारी जीत का, यही हमारे जो कामयाबी है उसका राज है। राइट। आज हम जहाँ खड़े हैं, क्यों लोग हमारे साथ हैं कि जब हमारे 17 लोगों ने अप्रैल में 2017 लेट 2018 अर्ली में पैसे पकड़े, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको पार्टी से निकाला। राइट। इसी महीने का लास्ट मंथ आपने देखा है कि ऐसे बंदे की वीडियो आई जो वही उन्हीं इलेक्शन, सेनेट इलेक्शंस के अंदर पैसे पकड़ रहा है, पर उस वक्त वो हमारी पार्टी के अंदर नहीं था, तो आज से इस्तीफा ले लिया गया। राइट। आज अगर हम आज की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर को कोई जरूरत नहीं थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की। ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं खुद जाना चाहता हूं अपने लेजिस्लेटर्स के पास, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूं। वरना एक ही छत के नीचे जहां हफीज शेख को 164 वोट पड़े, वहीं एक हमारी बिल्कुल अननोन कैंडिडेट जो पीटीआई की बहुत पुरानी मेरी कुलीग थी, इसलिए आई नो हर, तो वो उनको 174 वोट पड़े। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उनको 174 वोट, उनको जरूरत नहीं थी, पर फिर बिल्कुल सही है। एक्सपेक्ट कर रहे थे। अफगान साहब, सिंस यू टॉक्ड अबाउट दिस ना कि जी ये जो नंबर है 178 आज वोट मिले उनको, और आपने खुद पॉइंट आउट किया कि डिफरेंस भी है जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त हुआ और अभी। जो सवाल जहन में आता है और ख़ास तौर पे मीडिया ने एक पैराडॉक्स सा बना दी है कि क्या हुकूमत को उन 16 बंदों या उन 9 बंदों से जिन्होंने वोट डाला था उधर, क्या उनके वोट एक्सेप्ट करने चाहिए थे? इसको रिजॉल्व कर दे सर, इसका आंसर क्या है? अच्छा देखिए, फिर ये देखे ना, ये भी फिर मैं यही कह रहा हूँ, अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की हमसे ये एक्सपेक्ट करना है, हमसे ये एक्सपेक्ट करना, ये भी बहुत अच्छी बात है मीडिया की, क्योंकि मीडिया किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, वैसे मीडिया भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है, और ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने हाई माउंट छोड़ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये देखें हमारे पास ये खबर आ रही है, और ये हमारे एक अराउंड 178 180 वोट्स हैं। अगर स्पीकर और वादा का वोट मिला लें आज के उसमें, तो हमारे 180 वोट्स हैं। हमें जो हफीज शेख के इलेक्शन में वोट पड़े 164 पड़े। तो वो जो 16 बंदों की जो बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहीं ना कहीं डिच किया है तहरीक इंसाफ को, कहीं ना कहीं उन चीजों को डिच किया जिसमें हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, पीटीआई के नजरिए को डिच किया है। तो हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये पहले करके भी दिखा चुके हैं, हम अपने इंटरनल तहकीकात कर रहे हैं। बट मसला क्या है, वेयर पीसीबी कम्स, हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको हमने अब उसकी पिटीशन भी फाइल हुई है उसके खिलाफ, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहां डस्का में अब 3:30 बजे तक बड़े वाइब्रेंट थे,
हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन इलेक्शंस में भी आप वाइब्रेंट होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में आपको ये कहा, आपके लॉ को कोट करते हुए, कि जो इलेक्शन है सेनेट के वो फ्रीली होने चाहिए, जस्टली होने चाहिए, और कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस उसके अंदर नहीं होने चाहिए। सारे पाकिस्तान के इदारे आपको ओबे करने के उस आइन के तहत 1973 के लिए वो आपको बाउंड है आपको ओबे करने के लिए। तो आप हर वो असेंबली अपनाए जिसके अंदर ये मैल प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो सके। हम तो इंटरनल तहकीकात कर रहे हैं, बट हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तरह जिस तरह उसने परफॉर्म किया है डस्टा के इलेक्शन में, इन इलेक्शन में भी परफॉर्म लेकिन करेगा। थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए अली साहब कि पिछली मर्तबा तो आपने खुद नोटिस लिया ना और खुद ही कार्रवाई की, उन लोगों को अलग कर दिया। इस मर्तबा जाहिर है जरूरत भी थी उन लोगों की, और अभी आप इलेक्शन कमीशन की बात करें तो अब आप इंतजार करेंगे खुद से कोई एक्शन नहीं लिया जाए? नहीं, दो चीजें। एक, हम अपनी इंटरनल, हमारा हमेशा से ये तरीका रहा है, एक हम अपनी इंटरनल चीजें, अपनी इंटरनल तहकीकात करते रहेंगे। ये नहीं हो सकता हम उनको छोड़ दें, हम डिपेंडेंट हो किसी से। पर देखिए, जहां आप अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर लेते हैं, आप एक मुबीना जिसमें कहा जाता है कि अराउंड 20 पोलिंग स्टेशन के आरओ अगवा हो गए थे, और वो आरओ आके कह रहे हैं कि हम अगवा नहीं हुए थे, और उस मुबीना कि जिसमें एक उनकी कैंडिडेट नून लीग की ये कहती है कि मुझे इन 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन चाहिए, और आप उसके ऊपर परफॉर्म ये करते हैं कि मरियम नवाज अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहते हैं मुझे कोई भी एक्सपेक्टेड पूरे इलेक्शन ही मुझे दोबारा चाहिए, जब तहरीक इंसाफ ये कह चुकी हो कि फाइन, आप चाहते हैं, आपकी कैंडिडेट चाहती हैं कि इन 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन हो, हम तैयार हैं, हम बाउंड नहीं है, बट ऑन हाई मॉरल ग्राउंड हम तैयार हैं। तो मरियम कहती है कि नहीं, मुझे पूरा इलेक्शन दोबारा चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम ये समझते हैं पूरा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, हमारे पास अगला फोरम, हम उसके ऊपर चला जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम अपने इंटरनल तहकीकात करेंगे, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आईनी इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका कोई रोल है कि नहीं है? बिल्कुल सही है अफगान साहब, दैट नैरेटिव इज क्लियर। अब सवाल ये है कि हमारी हिस्ट्री में ये होता रहा है कि रिफॉर्म की बात बहुत की जाती है, लेकिन जब मोमेंट आता है ना सर, उसी वक्त रिफॉर्म की बात हो रही होती है, दरमियान में अटेंशन शिफ्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पे सेनेट के इलेक्शन के रिफॉर्म की बात, मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, आजकल कोई इंसेंटिव नहीं है कि उसके ऊपर फोकस किया जाए क्योंकि इलेक्शन हो गए। इज देयर पॉसिबिलिटी कि आज से आप लोग जुट जाएं और कोई रिफॉर्म का पैकेज ऐसा ले आए जिसमें अपील की जा सके सबको कि इकट्ठे बैठो और रिफॉर्म कर दो, ताकि दोबारा ये साइकिल जो है ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये चले ना? क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस भी सर पे हैं अवान साहब, उससे पहले क्या कुछ हो सकता है, कुछ मुमकिन है, या फिर वही कुछ देखेंगे जो अभी हुआ? बिल्कुल, देखिए, मैं हमेशा, और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी ये बात की कि हमने आगे बढ़ना है, हमने जिद्दत की तरफ जाना है, हमने आईटी की तरफ जाना है, और हम ऐसा निजाम लेके आए जहाँ कोई एक दूसरे को ये ब्लेम ना कर सके। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इदारा कायम हुआ था। मसला ये है कि हम देखें, फिर ये बात जो आप हमसे थोड़ा सा आप उस पर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो 2015 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई और उन्होंने कहा कि जो हमने 2006 में सीओडी के अंदर दोनों बड़ी पार्टियों ने कहा था कि सेनेट इलेक्शन में रिफॉर्म्स लेके आएंगे और उसके अंदर ओपन बैलेट के थ्रू या कोई ऐसे किसी तरीके के थ्रू जहाँ ये वोट आइडेंटिफाइबल होगा। तो 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर वाहिद ऑपोजिशन लीडर थे जो वाहिद पूरा उस माफिया से लड़े थे, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया उस एक्ट को, उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे इसके अंदर। उसके बाद 10 महीने हो गए हैं हमारे इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पड़े हुए, उसे जब हमने पास किया उन्होंने हमने बुलडोज कर दिया। बट आज भी हम तैयार हैं, आज भी हम चाहते हैं कि कल आए आप लोग, हम बैठे हैं, सेनेट इलेक्शन तो अब नहीं होने ना, 3 साल बाद होने हैं, उसके अंदर रिफॉर्म लेके आए, जनरल इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स लेके आए, उसके अंदर जिद्दत लेके आए, अब वोटिंग मशीन्स लेके आए, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट दें, जो आप अल्हम्दुलिल्लाह 28 अरब डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, जो वो रेमिटेंसेस भेजेंगे, उनको ओनरशिप दे सके, हम उनको ओन कर सके। हम तो आज भी तैयार है,
कल भी तैयार थे और आइंदा फ्यूचर में भी तैयार रहेंगे। और ये वाहिद पीटीआई जमात है जो इस पाकिस्तान को ये इलेक्टोरल फॉर्म्स में आके लेके जाएगी। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मादी है, जब सब हंसते थे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि क्रिकेट के अंदर मैं न्यूट्रल अंपायरिंग लेके आऊंगा, 14 साल लगे थे इमरान खान साहब को, और आज 2002-03 के अंदर जाके वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ था। आज सारे लोग इसमें याद करते हैं। तो जब जो लीडर होता है ना और जो हुक्मरान होता है उसमें फर्क होता है। जो हुक्मरान होता है वो पॉलिसी बनाता है जिसमें उसका मुफाद हो, जिसमें उसका स्टेक हो, और जो उसके नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर उसको कामयाबी दिला सके। इमरान खान साहब हमेशा अगली जनरेशन की बात करते हैं, इसीलिए लोग उनको लीडर कहते हैं। वो बिहाइंड द वॉल देखते हैं, वो चाहते हैं कि निजाम बेहतर हो। वो इसीलिए चाह रहे थे कि ये वाला देखें, ये मंडी लगी ना, ये लास्ट इलेक्शन में क्या हुआ, लोगों ने क्या देखा, कौन बदनाम हुआ, सियासतदान बदनाम हुआ। किसने कहा, कौन बिका, सियासतदान बिका। किसके लिए बिका, मुफाद के लिए बिका, स्टेक के लिए बिका। जमीर फरोशी हुई ना, तो बदनाम कौन हुआ, काला जो आप कह सकते हैं धब्बा माथों पे लगा तो किसके लगा। लेकिन बहरहाल अली नवाज साहब अब बंद बांधना पड़ेगा और इसके लिए बहुत संजीदा कोशिशें बहरहाल हो रही हैं। वजीर आजम साहब भी कर रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत भी कर रही है, लेकिन इस पर मजीद काम करने की जरूरत है और शायद उसमें इदारों का ताउन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। फारूक साहब, एक तो जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हैं उसमें वैसे तो अगर अददी बुनियादों पर हम देखें तो अपोजिशन के 53 हुक्मरान, इत्तेहाद के 47 अरकान हैं, वो थोड़ा सा ऑलरेडी उनका पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन अब इस तरफ से सादिक संजरानी साहब को दोबारा से नामजद किया गया है, तो ये क्या ये हिकमत अमली आपको लगता है कि कुछ, क्योंकि 2019 का जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसमें आपको याद होगा कि 14 लोग किस तरीके से इस तरफ जो है वो आगे थे। नहीं, तो आपको दोनों लेट मी रिमाइंड यू, रिफ्रेश योर मेमोरी कि 2018 में संजरानी साहब जो है वो किसके कैंडिडेट थे? बेसिकली वो पीपल्स पार्टी के मिंटेड जो है ना कैंडिडेट थे। उसके बाद 2019 में मुस्लिम लीग नून ने जो किया, पीपल्स पार्टी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, ठीक है ना। अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी कहीं पे जो है वो अपनी डायरेक्शन सिम चेंज कर ले, या उसके अंदर जो स्ट्रेटजी होती है और वो इनको जो है सपोर्ट कर। मेरे सवाल का मकसद ये था कि सादिक संजरानी साहब इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। नहीं, वो सही है, लेकिन आपने क्योंकि नंबर की बात की ना, तो मैं ये बता रहा था कि नथिंग इज कट एंड ड्राई। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, ये याद रखें कि सारी सीटें ना तो पीपल्स पार्टी की हैं पीडीएम में, ना ही पीएमएलएन की हैं। दे आर अलाइज वेरियस स्मॉल पार्टीज जो कि इकट्ठे मिलकर उन्होंने ऑपोजिशन बनाई हुई है, तो उसमें से बहुत कुछ ड्रिफ्ट होके इनको जिता सकता है। मेरे ख्याल में संजरानी साहब इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। जिस वक्त ये आए थे उस वक्त जरदारी साहब से शिकायत थी कि संजरानी साहब जो है उन्होंने एक दिन भी पार्लियामेंट में नहीं गुजारा, लेकिन अब जो है माशाल्लाह वो एक वो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और उन्होंने बड़े खूबसूरती से पार्लियामेंट को इसको सेनेट को चलाया है। और उसके अंदर मैंने आज तक कोई सेनेटर सुना नहीं जो उनकी शिकायत कर रहा हो या उनके साथ जो है ना शिकवा कर रहा हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी उठाया जा रहा है कि चूंकि पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ी जमात है सेनेट के अंदर, 26 उसके सेनेटर्स हैं, तो फिर उसको छोड़ के अपनी जमात को नामजद किया है इन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से चेयरमैन सेनेट, जिसके 12 सेनेटर्स हैं। तो इस पे कहीं पार्टी को आपको लगता है कि कहीं कोई अंदर से एतराज़ात? पीपल्स पार्टी ने जब इनको नॉमिनेट किया था ना, तो उस वक्त उन्होंने डिप्टी चेयरमैन अपना रखा था। अभी भी डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट है, करना चाहेंगे तो ये अपना नॉमिनेट कर देंगे। दैट इज नॉट द इशू। आई थिंक कि पीटीआई भी काम करेगी। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियों के अंदर भी आवाज उठ रही है। संजरानी साहब का कहते हैं कि गिलानी साहब से भी मुलाकात हुई है, तो उसके अंदर अब हमने देखना है कि आगे जाके कैसे ये ट्रांसलेट होता है। लेकिन आई थिंक कि डेमोक्रेसी फ्लरिश होगी और सेनेट को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो होगा। ये तो खैर आज की जो प्रैक्टिस थी उसके हवाले से जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने ख़ास तौर पे इसका जो मकसद था उसके हवाले से भी बात की, और दूसरा ये कि जो उनका अज़्म है करप्ट नासिर को कटहरे में लाने का, उसका भी इरादा उन्होंने एक बार फिर इस अज़्म का किया। यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक नाज़रीन। आज वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में ख़ास तौर पे ये भी कहा कि जब आजमाइश आती है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो मज़ीद मजबूती के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई शख्स हो, वो मज़ीद मजबूत होकर जो है वो सामने आता है। और हम भी ये इस वक्त आजमाइश का वक्त है और हम इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और अपना जो करप्शन के ख़िलाफ़ जो उनका नैरेटिव है, उसके हवाले से भी उन्होंने एक बार फिर अज़्म का इजहार किया कि वो उसी पर कायम हैं और जो करप्ट अनासर हैं उनको कटहरे में लाएंगे। फ़ारूक, आज वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू थी, उनकी जो स्पीच थी, उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने ख़ास तौर पे एक तो अखलाकियात के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है वो बड़ा खुल के और बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने अवाम के सामने रखा। जी, मैंने ये कहा ना कि उनका जो बयानिया था उसको आज के दिन जो है मैग्नीफाई करने का काम था और टाइम था, और उन्होंने किया। आज के दिन ओवरऑल बड़ी मजेदार स्पीचेस हुई। एक तो पीएम ने की, अच्छा उससे पहले फहमीदा मिर्जा साहबा ने मगज जो था ना मामले का, उसको अंडरस्कोर किया और दिखाया। हम आते हैं, पहले मेरे ख्याल में हम सुन लें जरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा। जी सुनाइए। मैंने क्यों ये आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली है, इसका क्या पैगाम गया दुनिया में? सारे लोगों के सामने ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। इलेक्शन कमीशन की तो रिक्वायरमेंट है कि ऑनेस्ट हो, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। दोनों पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा हुआ है कि जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, एकदम उधर से भाग के और कहते नहीं जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए। मैंने तब कह दिया कि खुफिया बैलेट का एक मकसद, सारे मिलकर कोशिश करेंगे कि हफीज शेख को हराएं, और वो जो आदमी जीता है पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चलेगा इन्होंने इससे क्या किया अपने जमाने में। हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम में किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने वो जब तक वो पता नहीं हमें हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, जो हमारी लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। किस कदर इम्पोर्टेंट है फ़ारूक ये आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को बताना कि हमारा ख्वाब क्या था, मकसद क्या था पाकिस्तान बनाने का, और हो क्या रहा है, और ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में आज वज़ीर आज़म साहब ने जो उनका जो दर्द था मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, उसको भी आपके ऊपर जो है ना आपके सामने वाज़े कर दिया कि इस मुल्क को कहीं बहुत आगे जाना है। और हाँ, इस मुल्क के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ड्रैग बैक कर रहे हैं और इसका नुकसान कर रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अब कैंडिडेट थे। मुझे याद आ रहा था वो एक किताब उन्होंने लिखी थी, चाहे यूसुफ से सदा, और उस किताब को जिन साहब ने एडिट किया उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि जब ये जेल में थे तो उस वक्त उनसे कहा गया कि आप वो करें, किताब लिखने के लिए पैसे हमें दे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये घड़ी है मेरे पास, ये ले लो। और जब वो पीएम बन गए तो उसके बाद अब उनके एसेट्स देखे। आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग व्हाट प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग। बात ये है कि अच्छाई बुराई का फर्क तो हमें पता होना चाहिए ना। We should be actually focusing on that as well. तो आज के दिन तकरीरें बहुत मजेदार थी, पीएम साहब के नंबर 1 थी। जी बिल्कुल। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, आज एतमाद का वोट वज़ीर आज़म साहब ने हासिल किया है और आप सब इत्तेहादी जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों का पूरा एतमाद जो है वो उनको हासिल है। एक तो ये कि हुकूमत जो है, आज इरादा भी किया वज़ीर आज़म ने कि जो करप्ट अनासर हैं उनके खिलाफ उनका जो मिशन है वो जारी रहेगा।
और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में कुछ महाज़ाराई में इजाफा होगा? जी बैरिस्टर साहब, गालिबन बैरिस्टर साहब हाँ, आवाज का भी मसला लग रहा है। बैरिस्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। चलिए ये सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ। आपको लगता है कि अब ये कुछ दोनों तरफ से तनाव की जो कैफियत है उसमें मजीद इजाफा होगा? जी बिल्कुल होगा, लेकिन क्योंकि बैरिस्टर साहब आ गए थे तो पिछला जवाब अधूरा रह गया था। चले आप वो कंप्लीट। अच्छा, तकरीरें जो है उनके अंदर मैंने कहा कि हाँ जी, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर की, फिर फहमीदा मिर्जा साहबा ने मगज मामले का रखा, जो हमारे शेख रशीद साहब हैं उन्होंने बड़ा खुल के ये कहा कि मकसद क्या है इस सारे का और फिर अवाम के लिए क्या कुछ करना है। और हमने फिर ख़ासतौर पे MKM की तरफ से भी देखा, और फिर डॉक्टर आमिर लियाकत की, ख़ासतौर पे डॉक्टर आमिर लियाकत की जो तकरीर थी उसके अंदर तो उन्होंने नात पढ़ के सुनाई, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। सही है। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बैरिस्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो आज की जो ये बड़ी कामयाबी है, आप सबका साथ तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी पूरी हिमायत वज़ीर आज़म को हासिल है। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आज वज़ीर आज़म ने भी अपने अज़्म का दोबारा से इजहार किया करप्ट अनासर को कटहरे में लाने का। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, तो अब क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि तनाव में इजाफा होगा, महाज़ाराई मजीद बढ़ेगी? जी, जो इस वक्त सिचुएशन है उसको देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि तनाव में इजाफा ही होगा। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी अब तक रही है वो है भी कन्फ्रंटेशनल तसादम की तरफ वो ज्यादा रुझान रखते हैं। पहले आपको पता है इससे कबल PDM की तहरीक थी, जलसे जुलूस किए, लॉन्ग मार्च को इंडिया दिया। तो अब जो इसमें इनको स्पेशली आज जो अदम एतमाद का वोट आया, और उसके अलावा अगर आप अदम एतमाद के वोट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, सिर्फ इस्लामाबाद की एक सीट तो बहुत ज्यादा फोकस में आई, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो अपोजिशन को शिकस्त ही हुई है, क्योंकि तमाम सूबों से जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें तो PTI को और जो बरान इत्तेहाद है उन्हीं को बढ़तरी हासिल हुई है ओवरऑल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो अब PDM के पास सिवाय एजुकेशनल पॉलिटिक्स के, एजुकेशनल कैंपेन के और कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ होगा, लेकिन शायद अब वो मॉरल हाई ग्राउंड जिस पर मैं समझता हूँ कि किसी भी तहरीक को बेस होना चाहिए, मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पास अब वो है। राइट। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे जब आपका तारुफ करा रही थी तो मैं चाहता था कि एक बात और भी लोगों को बता दूं कि माशाल्लाह बैरिस्टर होने के अलावा आप ट्रिपल PhD भी हैं, आपके पास 3 PhDs हैं। रिफॉर्म के एजेंडा का ज़रा थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता था। इस वक्त आपने और मैंने अंग्रेज़ी के प्रोग्राम में बड़ा डिबेट किया है कि व्हाट आर दी पॉसिबल रिफॉर्म जो अभी फ़ौरन हो सकते हैं। ख़ास तौर पे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक कहा इलेक्शन कमीशन की बात की, दूसरा उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में NAB और ऑनरेबल कोर्ट्स की बात की कि आपको जो मदद चाहिए वो देंगे। तो आप ज़रा थोड़ा बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर ऐड करके इंश्योर किया जा सकता है कि कानून ऐसे हों कि प्रोसिक्यूशन जो है वो जल्दी कंक्लूड करे जो केसेस हैं उनको। देखिए फरूख, बड़ा रेलेवेंट सवाल है आपका। ओवरऑल तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा जो सिस्टमिक डिसऑर्डर है, जिसको मैं हमेशा इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करता हूँ, और उसकी बुनियादी जो मैनिफेस्टेशन होती है, उसका जो मजहर होता है वो करप्शन और एक किस्म का जो रूल ऑफ लॉ का ब्रेक डाउन होता है वही होता है। तो सिस्टमिक डिसऑर्डर को पहले आपने एड्रेस करना होगा, और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने गवर्नेंस मैकेनिज्म को, गवर्नेंस सिस्टम को आप इम्प्रूव करें। और उसके लिए लाजमी ये है कि आपके कवानीन सिर्फ इफेक्टिव भी ना हो बल्कि वो इम्प्लीमेंटेबल भी हो, उन पर आपके पास वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आपका है वो इतना फाल हो कि अगर कहीं पे करप्शन होती है, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी होती है, तो उसका फौरी तौर पर तदारक किया जाए, सब्बात किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन इस हद तक हो कि क्रिमिनल कोर्ट्स को कन्विक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं ये समझता हूँ कि इसमें हुकूमत पर बहुत बड़ा एक बर्डन है, क्योंकि पिछले
खासे अरसे के दौरान हमारे एक बदकिस्मती रही है कि जुडिशियल सिस्टम पर और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पर और ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम पर वो तवज्जो नहीं दी गई जो कि दी जानी चाहिए थी, क्योंकि तसलसल के साथ जिन पार्टियों की हुकूमत रही उन्होंने हुकूमत के निजाम को अपने जमाती मफादात या अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। और अगर आप देखें तो ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको कई ऐसी किताबों के रेफरेंसेस दे सकता हूँ, कई ऐसी रिसर्च आर्टिकल्स दे सकता हूँ जो पाकिस्तान पर किए गए, जिसमें पर्सन स्पेसिफिक या इंसेंटिव स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की गई, और ऐसी सैकड़ों मिसालें हमारे पास है। तो इस ओवरऑल प्रॉब्लम से, पैराडाइम से हमें बाहर निकलकर सिस्टम को ठीक करना होगा। जैसे मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो वजीर आज़म साहब ने बात की, इसके बगैर आप किसी किस्म की तरक्की का तस्वर भी नहीं कर सकते जब तक आप अपने ये सिस्टेमिक डिफेक्ट्स को रिमूव ना करें। और उसके लिए कानून साजी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत ही फाल और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म जो है वो उसको इन प्लेस करना पड़ेगा। राइट, सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, बहसियत कानूनदान के मैं चाहूँगी कि आपकी राय जो है वो हम लें इस मामले के ऊपर, जो बार बार वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी बात कर रहे हैं, फिर किस तरह से पैसे चले, ये सब चीज़ें भी सामने आई और इससे पहले भी ये सब होता रहा। फिर आज उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी से सीक्रेट ब्रीफिंग जो है वो लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। कानूनी तौर पे क्या हो सकता है? अभी तो मामला जो है वो 16 वोटर्स का वो इलेक्शन कमीशन के पास है, कानून क्या कहता है, इससे आगे मजीद इस पे क्या होगा, और खुद हुकूमत या जो पीटीआई की जमात है वो इस पे अभी क्या कर सकती है? कुछ करेगी इलेक्शन कमीशन के इस सारे मामले के ऊपर काम करने से पहले या नहीं? देखें, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शंस का जहां तक ताल्लुक है, आइन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही ये मैंडेट देता है और इख्तियारात देता है, और आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो किसी फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। अब बात जहां तक उनके इख्तियारात की है, उसमें भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 में भी, और उसके अलावा जो इनके अपने रूल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा वसी इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन बदकिस्मती मैं कहूंगा कि ये जो हालिया वाकया हुआ, जिसमें एक तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब सेनेट में सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट की मुखालफत की। हालांकि ओपन बैलेट का ये मतलब नहीं था कि उम्मीदवार की तस्वीर लगा के वोट डाला जाएगा, बल्कि वो ट्रेसेबल वोट की बात थी, वो ट्रेस किया जा सके। अगर एलिगेशन ऑफ करप्शन या मिसयूज हो तो उस वक्त आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी ना हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये बना कि ये जो गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ, इसमें जो वीडियो आई, देखिए मैं समझता हूँ कि वीडियो का एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। उसके बाद अगले दिन जब इलेक्शन हुआ तो जो रिजल्ट आया उसने उस वीडियो एविडेंस को corroborate किया, substantiate किया जो कुछ उसने कहा गया। और उसके ऊपर जो एक और चीज सामने आई वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वो बयान, और उसके अलावा एक मुस्लिम लीग एमएनए जावेद लतीफ साहब का बड़ा वाज़ेह बयान कि हमने टिकट का इंसेंटिव देकर ये पीटीआई के वोट अपने कैंडिडेट के हक में जो है वो पोल करवाए। इसको आप कानून की जुबान में इलीगल इंड्यूसमेंट कह सकते हैं। और इलेक्शन का ये कानून है कि किसी किस्म की इंड्यूसमेंट, किसी किस्म का लालच अगर आप किसी मुखालिफ पार्टी के मेंबर को देंगे या किसी वोटर को देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए बेहतरीन एविडेंस है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में सीरियस इक़दाम करना चाहिए और नोटिफिकेशन को कम से कम रुकवा कर या दोबारा से कैंसिल करवा के उसको तहकीकात करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी तकाजा भी है और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए भी रिक्वायर्ड है कि ऐसा हो। बैरिस्टर साहब, एक सवाल जो बनता है खास तौर पे, क्योंकि डिफेक्शन की बड़ी बातें हो रही हैं, फ्लो क्रॉसिंग की हो रही है, आर्टिकल 63A जो है डिफेक्शन क्लॉज, उसके अंदर 3 कैटेगरीज जो है वो या मोमेंट्स बताए गए हैं जहाँ पे अगर आपने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाला तो फिर डिफेक्शन हो जाएगी। उसके अंदर इलेक्शन सीएम और पीएम का, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल्स। सर मुझे ये बताएं कि इस तरह के इलेक्शंस को भी उसमें डालना पड़ेगा या जैसा है वैसे ही चलना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है किसी मेंबर की, उसके लिए तो ये जो आर्टिकल 63 में जो 3 सिचुएशन दी गई हैं यही ही हैं। अब अगर आप आईनी तरमीम की तरफ जाएंगे और कोई और चीज में डलवाएंगे, उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में चाहिए, जो कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमती इत्तेहाद के पास नहीं है और ना ही अपोजिशन इस बात पर एग्री करेगी।
लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेसेबल वोट का जो कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, जिसके लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर किया गया था, उसके पीछे मकसद ही यही था कि अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी लाइन की खिलाफवर्जी करता है तो दो चीजें होंगी। एक तो पार्टी लीडर को इख्तियार होगा कि वो इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करके उस मेंबर को आइडेंटिफाई करवा सकता था, और दूसरा ये है कि उस मेंबर के एक्सपोज होने से ये फायदा होता कि इलेक्टोरेट जो है, जो अवाम है, जो उसको वोट देकर एक पार्टी के मंशूर के लिए वोट देती है और उसको इलेक्ट करती है, उसके सामने भी वो एक्सपोज हो जाता है कि इस शख्स ने पार्टी लाइन की खिलाफवर्जी की है। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब, ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर हम बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में हैं, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। नाज़रीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं, उनका शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता नाज़रीन कुछ अरसे में ख़ासतौर पे सेनेट इलेक्शन से पहले, फिर सेनेट इलेक्शंस के दौरान और फिर अब सेनेट इलेक्शंस के नताइज आने के बाद हमें अपोजिशन का जो तर्ज अमल दिखाई दे रहा है, जिसका जो मेन जिम्मेदारी है, अवलीन जिम्मेदारी है, वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसमें ज़्यादा सरगर्म है और कुछ इसी किस्म की चीज़ें जो है वो हो रही हैं मुसलसल। दो बड़ी जो अपोजिशन जमातें हैं, खासतौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN, हमने ये देखा कि इससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने साइन किया, जिसमें वो तमाम चीज़ें थी जो इमरान खान साहब करना चाह रहे हैं, उस पर वो इत्तेफाक कर रहे थे। लेकिन आज के इजलास में, जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वज़ीर आज़म ने लेना था, उससे वो इनहराफ करते हैं, उससे वो बॉयकॉट करते हैं और उसमें शिरकत नहीं करते। सो ये जो कंडक्ट है अपोजिशन का, इसके हवाले से हम बात करेंगे। फ़ारूक, ये दोगलापन नहीं है, ये अपनी ही अमल से, बातों से बिल्कुल ही बरक्स अमल दरामद नहीं है? मैंने आपको कल कहा था अंधेरा उजाला, और अंधेरे का ये था कि सीक्रेसी हो तो उसके अंदर ये लोग क्या करते हैं, वोट को चोरी करना आसान होता है। ये था उजाले का वोट, जिसके अंदर सब कुछ ओपन था, और उसके अंदर मुझे लगता है कि इनको ये डर था कि इनको लेने के देने ना पड़ जाए। ये ना हो कि हुकूमत की साइड से तोड़ने की बजाय आपके कुछ मेंबर जाके वजीर आजम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, तो इसलिए इन्होंने बाइकआउट किया, विच वाज बैड। आई थिंक अपना नुकसान किया उन्होंने। सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट पी जमीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पी जमीर साहब आपके वक्त के लिए। सर, एक तो ये कि आपको तो ज़ाहिर है मुझसे ज़्यादा आप देख रहे हैं ये तमाम कुछ जो तारीख़ बनती हुई पाकिस्तान की और तमाम जो सियासी तारीख़ है उसका आपने मुशाहिदा किया है, और हमने देखा कि 1993 में ये प्रैक्टिस जो है पहले हो चुकी है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नवाज शरीफ साहब ने इसी तरह से लिया था, वो आईनी था। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ये गैर आईनी होगा और बाइकआउट कर दिया अपोजिशन ने इजलास का। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये जब हम 90s की या 80s की पॉलिटिक्स जब इसको गेज करते हैं और आज की पॉलिटिक्स पे अगर आप टोटल एनालाइजेशन कर लें कि उस वक्त जागीरदाराना बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग थी, आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपके पॉलिटिकल अब जो पॉलिटिकल ट्रेंड है वो चेंज हो रहे हैं ग्रेजुअली। अब ये जो आज जो बात की है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया है जी के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैं समझता हूँ इससे बड़ी इंटेग्रिटी की बात ही आप कहीं नहीं देख सकते। ये तो एक लैंडमार्क है। He didn't have to take it under the 18th Amendment। आज फारूक से पहले भी बात हुई थी, ये तो जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन he wanted to ensure कि भाई जिस मैंडेट से वो आया है, क्योंकि कईयों ने कहा येलो कैब, कईयों ने कहा रोटी कपड़ा मकान, कईयों ने कुछ और नारे लगा दिए। इनका नारा बड़ा सिंपल है कि करप्शन को खत्म करना है, क्योंकि जब तक आप करप्शन को
मिशन खत्म नहीं करोगे, आप जो मर्जी करते रहो, दैट विल ऑल बी सुपरफिशियल। राइट। ये बेसिकली ये कैंसर को इन्होंने पकड़ा है, और कैंसर को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे, आप जो मर्जी कर दें, कभी हम नैब को ब्लेम कर देंगे, कभी इलेक्शन कमीशन को कर देंगे, कभी पार्लियामेंट पे आ जाएगा, कभी किसी और सेक्टर पे। हमने इस सारे सेक्टर्स को खत्म करना है और एक स्मूथ रनिंग करना है जब आपकी करप्शन खत्म नहीं हो। राइट। मैं समझता हूँ इन्होंने अपने पार्टी को भी एक बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है, एक्सक्यूज मी, मैं उसी लाइन पे हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ, और अगर मुझे अकेला भी लड़ना पड़े मैं अकेला लड़ूंगा। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ ग्रेट मैसेज, not to the our own parliamentarians, right, but to the rest of the world. पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि we want to finish करा। राइट। पीजे साहब, ख़ास तौर पे आपने बात की हुकूमत के ने उसकी कि हुकूमत ने क्यों किया और क्या मैसेज गया। एक सवाल जो बनता है, बिकॉज वी आर वॉर गेमिंग इट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, अब थोड़ा सा अपोजिशन की साइड से भी वॉर गेम कर लेते हैं कि उनकी कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं और तो उनके ऊपर कार्ड्स लगे हुए, नोट को इज्जत दो। ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं सीट कर दी अपोजिशन ने गवर्नमेंट को बाय नॉट बीइंग पार्ट ऑफ दिस पार्लियामेंट और दिस सेशन एट दिस मोमेंट। अपना नुकसान नहीं कर लिया उन्होंने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। जब अपोजिशन का नारा है, उसका हक है, उसका ओपिनियन है कि भाई वोट को इज्जत दो, भाई बिल्कुल वोट को इज्जत दो, तो फिर आज वोट की इज्जत कहाँ गई ना? मुझे ये बताएं, वोट की इज्जत किधर गई? आपने तो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है वहां। जी बिल्कुल सही। अब इस पे फर्क, आप बात करोगे, मिशेल बात करेंगी, या कोई भी और बात करेगा, वो देखो जी ये तो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। और भाई ये लॉजिकल बात करो, लॉजिकल, और लॉजिकल के अंदर आपके पास लॉजिक ही कोई नहीं है, तो ऑल यू डूइंग इज इलॉजिकल। क्योंकि देखिए आज की हुकूमत है, इट इज नॉट अ परमानेंट हुकूमत, आपकी ऑपोजिशन है, इट इज नॉट अ परमानेंट ऑपोजिशन। हमने देखना है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए, नॉट गवर्नमेंट आगे जाती। तो जो इमरान ने जो आज बात की है, ये लॉन्ग टर्म की बात है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि when he was in the opposition, ये इनका एक सवाल उठता था कि भाई खुदा के लिए पार्लियामेंटेरियंस के एसेट्स डिक्लेयर करो। वो सवाल कभी टेक अप भी नहीं किया है आज ने। अच्छा, स्पीकर ऑफ द असेंबली। ये तो जी पीजे मीर साहब, ये तो एक जमहूरी प्रोसेस था ना, उसका हिस्सा तो नहीं बनी ऑपोजिशन, लेकिन जो गैर जमहूरी तरीक़ाकार है जिसकी वो बात कर रही है, जनवरी, फरवरी, बल्कि दिसंबर से शुरू हुए, अब सेनेट इलेक्शंस भी गुजर गए, लॉन्ग मार्च की जो बातें थी, अब आपको लगता है कि वो होगा इलेक्शंस के बाद या अभी भी नहीं होगा, सिर्फ बातें ही हैं? मुझे बताएं जी, एक तो आपने इतनी बड़ी हाइक दे दी एक ऑर्डिनरी इलेक्शन को, आपने यूसुफ रजा गिलानी और हबीब शेख का ऐसा बनाया कि मेरा ख्याल कि ट्रंप और बाइडेन का इलेक्शन हो रहा है। कोई दिस इज एन ऑर्डिनरी इलेक्शन, जितनी वोटें मिलनी थी पीटीआई को वो तो मिल गई उनको, तो उनको क्या फर्क पड़ा है? द क्वेश्चन इज इसका हाइप, इसकी हाइप क्रिएट कर दी। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली वो हाइप डाउन होके आज आपने जो प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है नो कॉन्फिडेंस का, इसकी हाइप ज्यादा हो, दैट हाइप हैज गॉन डाउन द ड्रेन। बेसिकली अब मैं समझता हूँ कि ये जो आपने बात की है, देखो जब तक हम मिल के पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, एडवोकेटिज्म पे चलेंगे, हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा। राइट। ये ट्रेंड हमने हमारी ब्यूरोक्रेसी से भी निकालना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे और जो गवर्नमेंट आती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे, नेशनल इंटरेस्ट पे काम। राइट। ठीक, अच्छा एक आखिरी सवाल ये कि शायद गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी मार्जिन सेनेट के अंदर, ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा सेनेटर्स, लेकिन ज़ाहिर है इतना मार्जिन नहीं है, बर्तरी तो हासिल है, एक बार फिर कानून साजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए कानून साजी अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ हम महफूज कर देते हैं, यहाँ हर चीज़ महफूज कर देते हैं। और भाई जो आपने कानून साजी करनी है जल्दी से करें, डोंट डिले। वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर कंट्री। हम उस पर पॉन्डर करते हैं, हम ये पॉन्डर का वक्त नहीं है। पाकिस्तान हैज टू बी अप राइट ऑन टॉप। हम कोविड के इस वक्त शिकार हुए हैं, हमारी इकोनॉमी नीचे चली गई है और हम हर जगह महफूज हो गया फैसला। और भाई क्यों महफूज हो रहा है फैसला? व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट, बिल्कुल। जब तक आप इसको करो,
जब तक आप इसको रेक्टिफाई नहीं करोगे हम इसी तरह डोलड्रम में चलते रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया पीजे साहब। पर लास्ट कमेंट। अच्छा, बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वो ये है कि ऑपोजिशन की जो बयानियां है ना, उसके साथ मेरा मसला क्या है। आप कल हुकूमत में भी थे, उस वक्त हम कहते थे कि आपको 5 साल जमहूरियत के पूरे करने चाहिए, उस वक्त आप एग्री करते थे। आज आप अपोजिशन में आपने फिर वही करना शुरू कर दिया। 90s के दहाई से अगर आप नहीं समझेंगे, ये याद रखें कि ये जो हर वक्त फ्लक्स में रहना, चीज़ों का चेंज करना है, इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना रैशनलाइजेशन एक फाशिस्टिक माशरे में होती है। पाकिस्तान शुड नॉट बी वन ऑफ देम। इंडिया के अंदर जिस तरह से होना शुरू हो गया कि हर वक्त जोर ज़बरदस्ती करके, लड़ाई करके, बंदों को मार के काम करो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। खुदा के लिए ये रियलाइज़ करें, कल को आपकी हुकूमत आएगी, आप फिर चाहते हैं कि कोई और आपको गिराए। तो इस वक्त जो सारे का सारा थिएट्रिक्स है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए माने है, और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आप गवर्नेंस को भी चलने दें, आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के जो काम है उसको अनगवर्नेबल ना बनाएं, इतनी लड़ाई ना बढ़ाएं कि आपका मुल्क जो है ना वो चलने के काबिल ना रहे। इक़दार और रिवायात को तो कम से कम आप खातिर में लाएं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आज की जो डेवलपमेंट थी उससे न सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम के एतमाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। स्टेबिलिटी जो है वो इस मुल्क के लिए नागुज़ीर है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिशल बुखारी, फ़रख फ़ताफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।